बच्चों टीएसए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पैट का एग्जाम बिल्कुल करीब में है। डेट भी आयोग ने घोषित कर दी है 15 और 16 अक्टूबर। जैसा हमने पहले आपको बताया था उसके अनुसार ही डेट रखी हुई है 15-16 अक्टूबर। अब समय बहुत जल्दी जल्दी खिसकता चला जा रहा है। अब आप लोगों को बिल्कुल जी तोड़ तरीके से मेहनत करनी है और मैं नई जोश नई उमंग के साथ आज का जो हम कक्षा का आगाज़ कर रहे हैं इसमें हम साहित्य पढ़ाएंगे। 2 पंक्तियों से कर रहा हूँ। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। जीवन बेटा बहुत संक्षिप्त है, समय धीरे धीरे खिसकता चल जा रहा है और पैट का एग्ज़ाम आपका आना है। मैं आज साहित्य की वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें हम प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रश्न बेटा आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अब मैं प्रश्नों पर चर्चा करता हूँ। देखो बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है? ये रामचंद्र शुक्ल जो हैं बेटा, ये हिंदी साहित्य में मील का पत्थर कहे जाते हैं। इनके द्वारा कथन, कहा हुआ कथन पत्थर की लकीर होता है साहित्य में। आपको यहाँ से साहित्य में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आगे आपको नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि हमें गागर में सागर भरना है। कम शब्दों में हमें सार्थक अभिव्यक्ति देनी है और हमें ऐसा पढ़ना है कि जो हमारे सिलेबस को भी टच करे और हमें प्रश्न हूबहू वहाँ पे मिल भी जाएं। तो मैं आपके सिर पे कोई गठरी नहीं बांधूंगा, बहुत शॉर्ट उसमें आप लोगों को मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब देखो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है? मतलब इन्होंने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका क्या नाम है? विकल्प दिए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और चौथा विकल्प है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो इसका जो पहला आंसर बनता है हमारा क्या बनता है? पहले क्वेश्चन का आंसर वो पहला ही विकल्प बनता है बेटा हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये इतिहास ग्रंथ बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप यहाँ पर अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के रखना इस प्रश्न को। इस प्रश्न को बैठा के रखना। अगला है राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? अगला दूसरा प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? बेटा ये वही राइटर्स हैं जिन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता है, यायावर भी कहा जाता है। आपने 12th में एक चैप्टर भी पढ़ा होगा अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इन्होंने कहा था कि सैर कर गाफिल जिंदगानी कहाँ, सैर कर काफिल जिंदगानी कहाँ, जिंदगानी रही तो फिर नौजवानी कहाँ, जिंदगानी रही तो फिर नौजवानी कहाँ। इन्होंने ऐसा कहा है बेटा अपने उसमें। और यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? ये प्रश्न है हमारा। सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल और सिद्ध सामंत काल। तो ध्यान रखना है बेटा, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है या सिद्ध काल कहा है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर ए हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं कि आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति का मतलब जो होता है बेटा, प्रवृत्ति का जो मतलब होता है वो हमारा विशेषता से होता है कि आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है। तो आदिकाल का विकल्प है श्रृंगार, बी है धार्मिकता, सी है वीरगाथा और डी है भक्ति। तो आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो वीरगाथा है। क्या है बेटा? वीरगाथा है। आदिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो बेटा क्या है? आपकी वीरगाथा है। क्या है? वीरगाथा। और देखो आदिकाल को बेटा हम यहाँ समझ सकते हैं, आदिकाल को रासो काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रासो काव्य भी कहते हैं। आदिकाल को हम क्या कहते हैं बेटा? रासो काव्य के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दूं कि जिस रचना के पीछे रासो शब्द लगा हुआ होगा वो आपकी आदिकाल की रचना होगी। वो कौन सी रचना होगी बेटा? आदिकाल की रचना होगी। और आदिकाल भी हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, सिद्धकाल,
जैन साहित्य और नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। तो वहाँ से जब अभी भी साहित्य पे आपसे चर्चा करूँगा तो वहाँ पे विस्तृत चर्चा करूँगा। अगला चौथा प्रश्न है, ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? चौथा प्रश्न है बेटा, ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये देखो यहाँ पर बेटा ज्ञान मार्गी शाखा है, इसका जो आंसर है वो वी है बेटा, भक्ति काल। क्या है बेटा? भक्ति काल। क्योंकि भक्ति काल जो है हमारा, भक्ति काल 2 भागों में बटा हुआ है, निर्गुण और सगुण। और बेटा निर्गुण भी 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक ज्ञान मार्गी और एक है बेटा प्रेम मार्गी। तो ये इसी की शाखा है, ज्ञान मार्गी शाखा। तो ये हमारे किस में आ रही है? हमारे भक्ति काल को छू रही है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, भक्ति काल को काल क्रम की दृष्टि से, फिर देखो क्वेश्चन आ गया रामचंद्र शुक्ल जी का, भक्ति काल को काल क्रम मतलब काल के अनुसार कि पहला कौन सा काल होगा, काल क्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? तो इसका जो है हमारा, हम इसके विकल्प देखते हैं क्या है। इसे जो नाम दिया है बेटा, पूर्व मध्य काल दिया है या उत्तर मध्य काल दिया है या आधुनिक काल दिया है या आदि काल नाम दिया है। देखो फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि रामचंद्र शुक्ल ने काल क्रम से आदि काल को क्या नाम दिया है? आदि काल का जो नामकरण है उनके द्वारा दिया हुआ नहीं है। तो आदिकाल का जो नामकरण है वो किसने दिया है? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। अब यहाँ पर जो आंसर होगा इसका बेटा, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा पूर्व मध्य काल होगा। क्या होगा? पूर्व मध्य काल का नाम दिया है। अगला प्रश्न है बेटा, जॉर्ज गियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? किस काल को जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है? तो ध्यान रखना है बेटा, आदि काल को या भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। ये प्रश्न बेटा बहुत बार रिपीट हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो भक्ति काल है। क्या है बेटा? भक्ति काल। भक्ति काल को इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, स्वर्ण काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस काल में बेटा साहित्य उच्च कोटि का लिखा गया है, महाकाव्यों की रचना हुई है, भाषा की दृष्टि से भी ये काल बड़ा अच्छा रहा है, अवधी भाषा का भी प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है, उर्दू की मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये साहित्य की दृष्टि से भी ये काल बड़ा ही श्रेष्ठ रहा है, क्योंकि 2 इसमें महाकाव्य लिखे गए। निर्गुण शाखा में राइटर आते हैं बेटा मलिक मोहम्मद जायसी, उनके द्वारा पद्मावत लिखा गया, ठीक है, वो बड़ा ही उच्च कोटि का साहित्य है, उस पर एक मूवी भी बनी है हमारी। फिर अगर हम दूसरी सगुण शाखा में चलते हैं तो वहाँ पर हमारे जो कवि होते हैं सगुण में भी 2 भागों में बटा है, सगुण साहित्य भी हमारा, सगुण काव्य भी 2 भागों में बटा हुआ है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति शाखा में जो सर्वश्रेष्ठ कवि आते हैं बेटा हमारे, वो तुलसीदास आते हैं। तो तुलसीदास ने भी रामचरितमानस लिखा है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है बेटा? अवधी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। तो साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से भी ये काल हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ही जॉर्ज गियर्सन ने इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। और देखो बेटा मैं बहुत बारीकी से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जॉर्ज गियर्सन ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये इनका एक इतिहास ग्रंथ भी है जो पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निराला ने किस पत्र का संपादन किया? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। निराला पूरा नाम है बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप छायावाद के आधार स्तंभों में गिने जाते हैं। जैसे बेटा किसी भवन को बनाने के लिए 4 पिलर की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से जो एक हमारा युग आता है छायावादी युग। कौन सा युग आता है बेटा? छायावादी युग। और छायावादी युग जो है किसमें बेटा? आधुनिक काल की श्रेणी में है। तो यहाँ पर 4 हमारे आधार स्तंभ हैं और इन 4 आधार स्तंभों में एक प्रसाद हैं, प्रसाद से मतलब जयशंकर प्रसाद, एक पंत हैं, पंत से मतलब सुमित्रानंद पंत, एक निराला है, निराला से मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथी है महादेव वर्मा, ठीक है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है बेटा ये मतवाला है। कौन सा पत्र है बेटा? मतवाला पत्र है। और यहाँ पर ही सबसे पहले इनका नाम
सूरज नाम से लिखते थे और वहाँ पे इनका पहला नाम यहाँ पर इस पत्र में हमें देखने को मिलता है। बंगाल से शायद प्रकाशित होता था ये भी। अगला प्रश्न है बेटा, रामचंद्रिका रचना किसकी है? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको देखना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामचंद्रिका की रचना किसने की है। रामचंद्रिका की रचना किसने की है? मैं इस प्रश्न को रामचंद्रिका की रचना किसने की है? देखो मैं इस प्रश्न की तरफ चढ़ रहा हूँ और उसको देख रहा हूँ। देखो इसका विकल्प क्या होगा, इसका विकल्प हमारा क्या होगा, इसको देखना है हमें। और बड़ी ही अच्छी रचना है बेटा रामचंद्रिका। अगर भक्ति काल में कोई रचना है तो वो रामचरितमानस आपको दिमाग में बैठा कर रखनी है। मैं साहित्य पर चर्चा वहाँ पर करूँगा। और ऐसे ही एक कवि हमारे केशव दास भी हुए हैं, केशव दास भी हुए हैं जिन्हें रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में ही स्थान दिया है। जबकि कुछ राइटर्स जो है इनको जो स्थान देते हैं कालक्रम के अनुसार और वैसे साहित्य सृजन के आधार पर इन्हें रीति काल में स्थान देते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो ध्यान रखना है बेटा ये केशव दास की रचना है। किसकी रचना है? केशव दास की रचना है हमारी। अगला प्रश्न है बेटा कि कीर्ति पताका किसकी रचना है, यानी कि किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प है विद्यापति, सी सूरदास, बी चैतन्य महाप्रभु और डी तुलसीदास। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। बड़ी ही अच्छा प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है बेटा वो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। और विद्यापति ने 3 रचनाएं की हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका यहाँ देखा है, कीर्तिलता और देखना है बस, क्या लता, और तीसरी बन जाएगी बेटा हमारी पदावली। इनकी बस 3 रचनाएं हमारी, ये आप बेटा यहाँ पर देख लेना क्या है, पदावली। ये 3 रचनाएं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये 3 रचनाएं इनकी। अगला प्रश्न है बेटा मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किस कवि की रचना है? ये बेटा हमारा जो भक्ति काल है, हमारा भक्ति काल की जो सीमा है, भक्ति काल का जो कालक्रम है, उसमें अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जो निर्गुण साहित्य है हमारा, जो निर्गुण साहित्य है हमारा, उसमें वो भी हमारा 2 शाखाओं में, 2 भागों में बटा हुआ है। एक हमारी होती है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी होती है बेटा प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा में जो कवि रहे हैं हमारे, कुतुबन हो गए, मंजन हो गए, नूर मोहम्मद हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, मुल्ला दाऊद हो गए, ये जो कवि रहे हैं बेटा, इन्होंने हमारे जो भारतीय लोग थे उनकी पृष्ठभूमि को आधार बनाकर अपनी रचना में स्थान दिया है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मृगावती की रचना, मृगावती किसकी रचना है? तो ए विकल्प में कुतुबन रखा है, सी में मुल्ला दाऊद रखा है, बी में जायसी रखा है और डी में घनानंद रखा है। तो यहाँ पर जो आंसर है बेटा, यहाँ पर जो आंसर है कुतुबन है। घनानंद बेटा हमारे रीति काल के कवि हैं, घनानंद रीति काल के कवि हैं, तो यहाँ पर इसका ये विकल्प नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा एक एक प्रश्न बड़ा अच्छे से रखा हुआ है और मैंने यहाँ पर इस पर आप पे विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज की क्लास जितना मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, वहाँ से आपको प्रश्न, साहित्य से अगर प्रश्न उठेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं मिलना है आपको, ठीक है। आप इसको ही दिमाग में बैठाते रखिए, मैं एक एक प्रश्न पे अच्छे से मनन करूँगा और आपकी चर्चा करूँगा। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मावत की भाषा है, पद्मावत की भाषा है, फारसी है, संस्कृत है, सी अवधी है और डी ब्रज भाषा है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि इसकी भाषा क्या है। मैं आपको बता दूं कि पद्मावत जो रचना है बेटा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और इनकी जो पद्मावत रचना है ये इम्पोर्टेंट रचना है और इसे महाकाव्य भी कहा जाता है, महाकाव्य है हमारा ये। अब यहाँ पर जो है महाकाव्य के लिए, महाकाव्य होता क्या है? तो बेटा महाकाव्य में ध्यान रखना है, इसका आख्यानक बड़ा विस्तृत होता है। जो नायक होगा वो धीरोदत्त या धीरोलालित किसी गुण से वो होगा, गुण लिए हुआ होगा। दूसरा कि जो उसकी पृष्ठभूमि होगी वो ऐतिहासिक होगी, ठीक है। और नई बात
कम से कम इसमें 2 या 3 रस का कम से कम समावेश होगा तो वो, और सर्गों की संख्या मिनिमम 10 सर्ग से कम नहीं होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा ही सर्ग होने चाहिए, तो वो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर ये पद्मावत महाकाव्य है और इसकी जो भाषा है बेटा, इसकी जो भाषा है वो अवधी है, तो इसका सी विकल्प हो जाएगा अवधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रचना जायसी की नहीं है। अभी देखो जायसी से प्रश्न था तो ध्यान रखना है, जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो देखो पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, लेकिन मधुमालती यहाँ पर नहीं पूछा है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, नहीं पूछा है या हाँ पूछा है, एकदम से हम त्वरित उत्तर नहीं देना है, पहले देखना है नहीं पूछा है हाँ पूछा है। यहाँ पे प्रश्न बच्चों के सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। कभी कभी पूछेगा कि इसका पर्यायवाची है या इसका पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प होते हैं, वहाँ पर देखना है कि नहीं दिया है या हाँ दिया है। तो कई क्वेश्चन तो हमारे 2-3 क्वेश्चन तो बच्चों के ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो इसमें बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रश्न को हमें ठीक से मनन करते हुए पढ़ना, उसके बाद में तब उत्तर देना है। तो यहाँ पर कि जायसी की रचना नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा बेटा मधुमालती। मधुमालती जो है मंझन की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रीति सिद्ध कवि हैं? कौन रीति सिद्ध कवि हैं? तो ए विकल्प है बिहारी, बी है देव, सी है केशव, डी है भूषण। तो देखना है हमें यहाँ पर कौन होगा, बिहारी होगा या देव होगा, केशव होगा, भूषण होगा। तो बेटा यहाँ पर रीति सिद्ध शब्द जो है, ये जो रीतिकाल का प्रश्न है, रीतिकाल 3 भागों में बटा हुआ है। रीतिकाल किसमें बटा हुआ है बेटा? 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, और रीति मुक्त। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा मार्कर ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है, रीति मुक्त में। तो यहाँ पर क्या है बेटा, तो रीति सिद्ध कवि जो है हमारे कौन है बेटा? बिहारी, एक ही कवि है, रीति सिद्ध कवि हैं। और केशव, देव, मतीराम ये जो हैं हमारे, ये रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। घनानंद बोधा आलम ठाकुर, घनानंद बोधा आलम ठाकुर और द्विजदेव ये रीति मुक्त कवि हैं, ये रीति मुक्त कवि हैं। अगला है, पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? बलबन है, फिरोज शाह तुगलक है, या अलाउद्दीन खिलजी है, या महमूद बेगड़ा है? तो देखो बलबन है नहीं वहाँ पर, बी विकल्प में फिरोज शाह तुगलक नहीं है, इसका सी आंसर हो जाएगा बेटा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है 15वां, जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? बताइए। अब देखो यहाँ पर फिर वैसे क्वेश्चन आ गया, किसके शासनकाल में की थी? अलाउद्दीन के, अकबर के, शेरशाह के या जहांगीर के? बताओ किसके शासनकाल में की थी? जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? बताइए। तो उसमें शासनकाल जो था बेटा किसका चल रहा था? शेरशाह सूरी का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। किसका था? शेरशाह सूरी का था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? तो यहाँ पर देखते हैं संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद या सूरदास? संदेश रासक किसकी कृति है? अब्दुल रहमान की, अमीर खुसरो की, मुल्ला दाऊद की या सूरदास की? तो संदेश रासक जो है बेटा अब्दुल रहमान की है। किसकी है बेटा? अब्दुल रहमान की है। ये मुझसे यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग गया है, मैं इसको इरेजर से पहले साफ कर देता हूँ, ठीक है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की कृति है। किसकी है बेटा? अब्दुल रहमान की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो देखो बेटा यहाँ पर देखना है, रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली या प्रेम वर्तिका? तो देखो ए विकल्प में देखा है रामचरितमानस, बी में कवितावली और डी में क्या है बेटा हमारा? सी में गीतावली और डी में क्या है? प्रेम वर्तिका। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आंसर है, करेक्ट आंसर है बेटा वो हमारा डी हो जाएगा,
प्रेमवर्तिका, क्योंकि ये रचना इनकी नहीं है। रामचरितमानस इनकी है, कवितावली इनकी है, गीतावली इनकी है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, ध्यान रखना अवधी भाषा है इसकी। और जिस रचना के पीछे बलि लगा हो उसकी भाषा क्या होगी बेटा, हमारी ब्रज होगी, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी इसकी, वो क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। अब गीतावली की जो भाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ब्रज हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। कामायनी किसकी काव्य कृति है, कामायनी किसकी काव्य कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी किसकी काव्य कृति है, कामायनी किसकी काव्य कृति है। देखो ये यहाँ पर भी थोड़ा सा ये यहाँ पर ये हो गया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सॉरी, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत जननी। चौथा प्रश्न शायद डी यहाँ पर कट रहा है, क्या करेक्ट इसका विकल्प है वो मैं देखता हूँ, इसका एरर थोड़ा सा आप ध्यान रखना। लेकिन ये तीनों रचना है, अंधेर नगरी भी इनकी है, भारत दुर्दशा भी है, भारत जननी भी है। अगला था अतखिला फूल, अतखिला फूल किसकी रचना है। अतखिला फूल था, तो अतखिला फूल था, वो यहाँ पर विकल्प नहीं था कि नहीं है, तो नहीं में बेटा क्या है, डी विकल्प हो जाएगा आपका, अतखिला फूल है, यहाँ पर देख लेना आप। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कामायनी किसकी काव्य कृति है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखना है, कामायनी किसकी काव्य कृति है। ए विकल्प है बेटा जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है शत्रुघ्न प्रसाद मिश्रा, डी है महादेव वर्मा। तो देखो कामायनी जो रचना है बेटा, कामायनी जो रचना है किसकी काव्य कृति है, तो कामायनी बेटा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है बेटा, जयशंकर प्रसाद जी की है। और ये ध्यान रखना, ये जो रचना है बेटा छायावाद में, ये बड़ी उत्कृष्ट रचना है, उसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। 15 इसमें सर्ग हैं, पहला सर्ग इसमें चिंता है, अंतिम सर्ग इसमें क्या, आनंद है। इतना डीपली तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं बेटा, 15 सर्ग हैं। और अभी जो पहले, इससे पहले जो प्रश्न था रामचरितमानस से संबंधित, तो ध्यान रखना उसमें बेटा 7 कांड हैं, 7 कांड हैं। उसका सूत्र होता है बालक आयो अरण्य, उतरा कितना सुंदर लंका में। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड, इस टाइप से 7 कांड वहाँ पर बनते हैं। उसका सूत्र है, जब मैं साहित्य पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर उसकी विस्तृत चर्चा आपके सामने करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सी कविता निराला की नहीं है, इसमें से कौन सी कविता निराला की नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसमें से कौन सी कृति निराला की नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो विकल्प बनना है हमारा, यहाँ पर जो विकल्प बनना है हमारा, निम्न में से कौन सी निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर ये सारी की सारी लंबी कविता हैं। और ये यहाँ पर जो इसका विकल्प बनना है हमारा, यहाँ पर जो विकल्प बनना है हमारा, इसका जो विकल्प बनना है वो सरोज स्मृति है इनकी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास भी है। डी विकल्प है इसका अंधेरे में, डी विकल्प है इसका अंधेरे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम।
हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? प्रसाद बेटा ये वही है जयशंकर प्रसाद जी, इनकी रचना को हमें देखना है कि कौन सा है। अगला किस्म प्रश्न है बेटा, अच्छा प्रश्न है हमारा, अच्छा प्रश्न है हमारा। निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? तो देखना है यहाँ पर बेटा, कामायनी, ए विकल्प में कामायनी रखा है, बी में आंसू रखा है, सी में प्रेम पथिक लिखा है, डी में जूही की कली रखा हुआ है। ठीक है, कौन सी प्रसाद की नहीं है? तो कामायनी भी है बेटा, आंसू भी है, प्रेम पथिक भी है, लेकिन डी विकल्प जो है जूही की कली, जूही की कली इनकी रचना नहीं है, जूही की कली इनकी रचना नहीं है, जूही की कली इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में कौन मैत्रीशरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है? मैत्रीशरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है। ए विकल्प में जयद्रथ वध लिखा है, बी में भारती लिखा है, सी में यशोधरा लिखा है और डी में रश्मि रथी लिखा हुआ है, डी में रश्मि रथी रखा हुआ है। तो इसमें जो आंसर है बेटा, जयद्रथ वध भी है इसका, भारती भी है इनकी रचना, यशोधरा भी है और डी बेटा रश्मि रथी नहीं है, इनकी रश्मि रथी नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट है, झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है? झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है? 23वां प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा हम। देखो, ए विकल्प में दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, ए विकल्प में दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, बी में माखनलाल चतुर्वेदी, सी में सुभद्रा कुमारी चौहान और डी में बेटा महादेव वर्मा। तो ध्यान रखना है बेटा, इसका जो सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान ही इनका आंसर है, सुभद्रा कुमारी ही इनका आंसर है। और ध्यान रखना, इसमें बेटा कुछ कवियों को उपनाम पूछे जाते हैं कभी कभी। तो रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधैर्य का कवि कहा जाता है, अधैर्य का कवि कहा जाता है, अधैर्य का कवि। और माखनलाल चतुर्वेदी को शुद्ध भारतीय आत्मा का कवि कहा जाता है और महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो इन 3 प्रश्नों को भी देख लेना। मैं एक बार पुनः बोल रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को शुद्ध भारतीय आत्मा का कवि कहा जाता है और महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है बेटा? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जो मीरा हमें भक्ति काल में देखने को मिलेंगी वो इनको भी यहाँ पर कहा जाता है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में छायावादी कवि नहीं है, निम्न में छायावादी कवि नहीं है। तो मैंने आपसे बताया था कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो बेटा देखो, विकल्प में निराला दे रखा है, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद दे रखा है, वर्मा से महादेव वर्मा दे रखा है। तो इसका डी विकल्प हो जाएगा बेटा मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध नहीं है, इनका पूरा नाम बेटा कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनका पूरा नाम निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, मुक्तिबोध का पूरा नाम है बेटा गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या नाम है इनका बेटा? गजानन माधव मुक्तिबोध। और इनकी एक रचना पूछी जाती है, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इनकी रचना पूछी जाती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब थोड़ा बेटा आपके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर दूं तो देखो, एक पंक्ति है, किसी शायर ने कही है कि जीतूंगा मैं, आपके हौसला अफजाई के लिए है, जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। इरादे बेटे मजबूत होने चाहिए। आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकते हो, पेट की परीक्षा कोई ज़्यादा बड़ी परीक्षा नहीं है, इसको भी आप हिला सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम, अगले 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं? छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं बेटा? छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं या प्रगतिवादी कवि हैं या प्रयोगवादी कवि हैं या हालावादी कवि हैं? बताइए आंसर। ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी, डी हालावादी। तो देखो यहाँ ध्यान रखना,
बेटा ये छायावादी कवि तो है नहीं, ये हमारे छायावादी कवि तो है नहीं, छायावादी कवि तो है नहीं ये, और प्रयोगवादी कवि भी नहीं है, प्रयोगवाद के ना आगे हैं हमारे, ठीक है। हालावादी कवि के जो कवि हैं बेटा वो हमारे कौन है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, हमारे अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, जिनको हम कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है प्रगतिवादी कवि। ये कौन है बेटा, प्रगतिवादी कवि हैं। अगला जो प्रश्न है बेटा, लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है, मतलब ये कहानी किसकी है, अमरकांत की है, शैलेश मटियानी की है, यशपाल की है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो ध्यान रखना बेटा ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है, और इनका एक उपन्यास है जो पूछा जाता है मैला आंचल। कौन सा उपन्यास है बेटा, मैला आंचल पूछा जाता है, वो इन्हीं का है, और बिहार के पूर्णिया जिले का उसमें आंचलिकता का वर्णन है, और ये आंचलिक उपन्यासकार कही जाती हैं। कौन, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है, पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है, अमरकांत की है, प्रेमचंद की है, यशपाल की है, जयनंद की है। तो बेटा याद रखना किसकी है बेटा, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इनकी बेटा सौत कहानी है, ईदगाह है, ठीक है, मंत्र कहानी है, ठाकुर का कुआं है, सदगति है, और पूस की रात है, ठीक है, कई प्रसिद्ध वो हैं। अब इसके बाद बेटा अगले प्रश्नों को जो हम अगले वीडियो में रखेंगे। आज की वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है। यहाँ से बेटा साहित्य का आपको मैंने इतना अच्छी तरीके से बारीकी से इसका पूरा विश्लेषण किया है प्रश्नों का। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं एक पंक्ति आप लोगों के लिए और बोल के जा रहा हूँ। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। 15-16 अक्टूबर तक आप हौसला बनाए रखिए, और हमारी तरफ से जो वीडियो मिलेंगी वो आपको निश्चित सफलता की ओर ही लेकर